Welcome students, निखर here from फातिमा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, वर्तमान जारी लॉकडाउन में आपको शिक्षण प्रशिक्षण कार्य से जोड़े रखने के लिए हम लोगों ने YouTube के द्वारा वीडियो लेक्चर्स आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान विषय के ऊपर। हालांकि ये डीएलएड के सिलेबस पर आधारित है, लेकिन सभी स्तर के शिक्षा मनोविज्ञान विषय के लिए ये समान रूप से उपयोगी है। और वास्तव में देखा जाए तो यह शिक्षा मनोविज्ञान के बेसिक टॉपिक्स में से माना जाता है। अब तक हमने इसके अर्थ, इसकी परिभाषाएं, इसकी विशेषताएं, इसके आधार, इसके प्रकार, इसके क्षेत्र, इन सारे चीजों को देख चुके हैं। लेकिन इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेक्शन आज हम लोग करने वाले हैं, और वो है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है या इसकी क्या उपयोगिता है। इसके भी हालांकि तीन अलग अलग हिस्सों में बांटकर हम इसका स्टडी करेंगे। आज का जो स्टडी है वो कॉमनली जो 10 पॉइंट में हमने कंपाइल करने का प्रयास किया है, इसके साथ साथ स्किनर महोदय के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता शिक्षा के क्षेत्र में कितना उपयोगी है, इसको विशेष रूप से हम लोग देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के 2 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हम लोग देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की क्या उपयोगिता है, और सेकंड में देखेंगे कि इसके संदर्भ में स्किनर ने अपने कौन कौन से सुझाव प्रस्तुत किए हैं। अब सभी लोग जानते हैं कि स्किनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हुए हैं। विगत कुछ वर्षों पहले तक उनका योगदान रहा है शिक्षा मनोविज्ञान में, और वास्तव में देखा जाए तो पशुओं के ऊपर अन्य बहुत सारे स्टडीज के द्वारा उन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया है। तो काफी ध्यानपूर्वक आप इसको सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जहां पर जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आए तो मेरा रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग मुझसे डायरेक्टली संपर्क करके इस पर डिस्कस कर सकते हैं, या कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर इस वीडियो के अंत में अपने कमेंट्स के द्वारा हमें जरूर सूचित कीजिएगा। देखिए, शैक्षिक महत्व को कुल 10 पॉइंट में हमने कंपाइल करने का प्रयास किया। मैं पहले उससे बता दूं। सबसे पहला जो है वो पॉइंट है छात्र वर्गीकरण की नवीन विधि, स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन। क्लास में किस तरीके से स्टूडेंट्स को क्लासिफाई करना है ताकि उनका प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट हो सके, और इसके साथ साथ एक सही, एक एप्रोप्रिएट लेसन प्लान तैयार किया जा सके। इसके लिए आवश्यकता होती है छात्र वर्गीकरण की। तो इसकी नवीन विधि जो है वो व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित है। दूसरा पॉइंट है व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था, इंडिविजुअल कोचिंग। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग विषयों की कोचिंग लेते हैं। इसके पीछे मूलतः 2 धारणाएं काम करती हैं। एक कि या तो वो स्टूडेंट उस सब्जेक्ट में ज्यादा कमजोर हो, उसे ज्यादा समझने की आवश्यकता है, तो आप उससे व्यक्तिगत शिक्षण प्रदान करते हैं या इंडिविजुअल कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करवाते हैं। दूसरी जो आवश्यकता है वह यह है कि अगर वो किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करना चाहता है, एक्सपर्ट बनना चाहता है, तब भी उसे इंडिविजुअल कोचिंग की आवश्यकता होती है। तीसरा, कक्षा का सीमित आकार, लिमिटेड क्लास साइज। वर्तमान में जो राइट टू एजुकेशन लागू हुआ है, इसमें अलग अलग स्तर के कक्षाओं के लिए अलग अलग साइज का रेशियो दिया हुआ है। जैसे प्री प्राइमरी में 30:1 का प्रावधान किया गया है। हालांकि बहुत जगहों पर इसे माना भी जाता है और बहुत जगहों पर इसकी अवहेलना भी की जाती है, लेकिन ये चूंकि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है तो ये इफेक्टिव होगा अगर इसे अमल में लाया जाए। अपर क्लासेज में आप देखेंगे कि 40:1 को फॉलो किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन, चेंज इन टीचिंग मेथड्स। अगर स्टूडेंट
लगातार आपके टीचिंग मेथड्स के द्वारा अपने अंदर कोई सुधार करता हुआ नहीं पाता है, तो आप असेसमेंट से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर उसके लिए अलग से टीचिंग मेथड को चूज कर सकते हैं, और यही सही रहेगा। आप किसी भी अन्य चीज़ों में दिमाग लगाने के बजाय इस चीज़ पर फोकस करें कि टीचिंग मेथड को बदल के देखा जाए, कुछ फर्क पड़ता है पॉजिटिव या नहीं। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा आपके लिए। इसके साथ साथ हमारा अगला पॉइंट है कि गृह कार्य की नवीन धारणा, न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ होमवर्क। जैसे पहले के ज़माने में होमवर्क जो था वो अभ्यास पर आधारित हुआ करता था, और घर पर स्टूडेंट बैठकर पढ़ने की आदत डालें, इससे संबंधित चीज़ों के बारे में होमवर्क दिए जाते थे। लेकिन वर्तमान में यह अवधारणा बदली है। प्रत्येक स्टूडेंट्स अपनी अपनी योग्यता के अनुसार होमवर्क उनको दिया जाता है, और उसी के अनुसार वो होमवर्क करना पसंद भी करते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत से स्टूडेंट्स जो बिलो एवरेज हैं उनके लिए प्रायः प्रैक्टिस बेस्ड होमवर्क दिए जाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स आगे होते हैं या फिर आप कह सकते हैं टॉप रैंकिंग वाले होते हैं, तो उनको आगे के चीज़ों से संबंधित या कुछ जटिल प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी देन है व्यक्तिगत विभिन्नता की शिक्षा के क्षेत्र में। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि बालकों में विशेष रुचियों का विकास। स्टूडेंट्स में कुछ अलग अलग तरह की रुचियां देखी जाती हैं, तो जिस स्टूडेंट की रुचि जिस क्षेत्र में है आप उसको उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये तार्किक रूप से सही भी है, क्योंकि एक स्टूडेंट जब अपनी इच्छा से किसी काम को करता है तो वो उसे स्वाभाविक ढंग से करना पसंद करता है, और उस चीज में वो निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है शारीरिक दोषों के प्रति ध्यान, अटेंशन टूवर्ड्स फिजिकल डिफेक्ट्स। अगर मान लेते हैं कि क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, यानी कि शारीरिक रूप से बाकी विद्यार्थियों से अलग तरह की योग्यता दिखाते हैं, रखते हैं, तो उनके लिए प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, उनके लिए आप कह सकते हैं कि सही तरीके से एक्टिविटीज़ वगैरह का चयन करना, ये सब कुछ करना उनके ग्रोथ में स्कूल का और एक टीचर का सहायक बनता है। तो ये अवधारणा भी व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर ही आधारित है। इसके साथ साथ हमारा अगला पॉइंट है एजुकेशन अकॉर्डिंग टू सेक्स, लिंग भेद के अनुसार शिक्षा। बहुत सारे स्कूल में आप देखेंगे कि कोएड का पैटर्न फॉलो किया जाता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ओनली फॉर बॉयज या ओनली फॉर गर्ल्स होते हैं। तो किसी भी प्रकार का स्कूल अगर हो तो वहाँ इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। जनरली आप देखेंगे कि बहुत सारे स्कूलों में जहाँ पर कोएड है वहाँ इस बात की आवश्यकता महसूस की जाती है और फीमेल स्टाफ्स को अनिवार्य रूप से रखना होता है। इसके साथ साथ बाकी जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई भी एक्टिविटी हो रहा है या कोई प्रोग्राम हो रहा है या फिर कोई कल्चरल एक्टिविटीज आप स्कूल में करा रहे हैं, तो इन चीज़ों में वर्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है या प्रोग्राम का शेड्यूल जो प्रिपेयर किया जाता है वो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के इस आधार को ध्यान में रखकर किया जाता है कि कौन से एक्टिविटीज़ हैं जो फीमेल्स के लिए बेस्ट रहेंगे और कौन से एक्टिविटीज़ हैं जो मेल्स के लिए बेस्ट रहेंगे। तो ये भी व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होता है, ये इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ साथ हमारा नवा पॉइंट है आर्थिक और सामाजिक दशाओं के अनुसार शिक्षा, यानी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। इसमें देखा जाता है कि आर्थिक आधार पर और सामाजिक दशाओं के आधार पर भी स्टूडेंट्स के बीच में भी एक क्लास डेवलप हो जाता है। जनरली देखा गया है कि जो अपर क्लास के परिवार वाले बच्चे होते हैं वो अपने ही स्तर के स्टूडेंट्स के साथ घुलना मिलना पसंद करते हैं या उनके साथ उनकी दोस्ती सहज रूप से हो जाती है। फिर जो मिडिल क्लास के हैं या लोअर क्लास के, उनका अपना अपना क्लास होता है। तो आपको ध्यान ये रखना होता है एज ए टीचर कि अपने स्कूल में ऐसा कोई भी माहौल क्रिएट ना होने दे जिससे इस तरह का कोई कन्फ्लिक्ट वहाँ पर पैदा हो या कोई वर्ग संघर्ष वहाँ पर उत्पन्न हो। लेकिन इन चीज़ों का ध्यान भी आपको रखना होता है क्योंकि आपके स्टूडेंट्स इस क्लास से बिलोंग करते हैं।
तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी तैयार करते, अपनी प्लानिंग करते हैं। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के इन आधारों का, आर्थिक और सामाजिक आधारों का। हमारा लास्ट पॉइंट है डिफरेंशिएशन इन करिकुलम, पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण या पाठ्यक्रम को अलग अलग पैटर्न के हिसाब से फिक्स करना या सेट करना। देखिए, अगर करिकुलम को एक ही तरीके से सेट किया जाए या सजाया जाए तो वो किसी खास तरह के योग्यता वाले या किसी खास तरह के व्यक्तित्व वाले स्टूडेंट्स के लिए ही कारगर होगा, वो सबों के लिए नहीं होगा। तो जब करिकुलम का निर्माण किया जाता है उस समय ध्यान रखा जाता है कि इसका असर अलग अलग योग्यता वाले स्टूडेंट्स पर किस प्रकार पड़ेगा। यहीं से इंक्लूसिव एजुकेशन की अवधारणा सामने आती है। और आप जानते हैं कि हमारे शिक्षा के अधिकार में भी समावेशी शिक्षा को महत्व दिया गया है। इसके साथ साथ जो आप सीटेट और अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपसे इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की अवधारणा ही निकली है व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत अलग अलग योग्यता वाले स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना और उन सभी स्टूडेंट्स को समान रूप से समावेशित करते हुए एक करिकुलम का निर्माण करना। हालांकि इंक्लूसिव एजुकेशन में और भी एस्पेक्ट्स हैं, और भी चीजें उसमें शामिल की जाती है, लेकिन इसका एक प्रमुख आधार व्यक्तिगत विभिन्नता भी है जो कि बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आप लोगों से और बताना चाहूंगा। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि दो बालक एक जैसे नहीं होते हैं, दोनों में पर्याप्त रूप से भिन्नता होती है जिसके बहुत सारे आधार होते हैं और इसी आधार को हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। लेकिन हम उन्हीं गुणों को व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार में शामिल करते हैं जिसका मापन किया जा सके, जिसको मेजर किया जा सके। तो उम्मीद करते हैं कि यह अवधारणा स्पष्ट हो चुकी होगी। अब हम लोग अपने सेकंड स्टेज में देखते हैं कि स्किनर महोदय के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता का कंट्रीब्यूशन क्या क्या है। तो स्किनर महोदय ने स्पष्ट रूप से बताया है, उन्होंने लिखा है, बालकों की विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों द्वारा उनका सामना करना चाहिए। स्किनर महोदय ने पाठ्यक्रम को समावेशी बनाने के लिए अपना बात उन्होंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, अपनी बात उन्होंने कही है। उनके कथन में स्पष्ट होता है कि अलग अलग योग्यता वाले सभी स्टूडेंट्स को समावेशित किया जाए, ऐसा एक करिकुलम निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके आगे स्किनर महोदय लिखते हैं, यदि अध्यापक उस शिक्षा में सुधार करना चाहता है जिसे सभी बालक अपनी योग्यता का ध्यान किए बिना प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए व्यक्तिगत भेदों के स्वरूप का ज्ञान अनिवार्य है। यानी स्किनर महोदय स्पष्ट रूप से टीचर्स के लिए एक सजेशन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट अपनी योग्यता के अनुसार डेवलप करे, अपनी योग्यता के अनुसार इम्प्रूव करे, तो आपको जानना होगा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसे कहते हैं। तो हमने देखा कि स्किनर महोदय दो क्षेत्रों की ओर इशारा करते हैं, एक करिकुलम की ओर जहां पर वो समावेशित होने की बात करते हैं, सबको एक साथ लाने की बात कर रहे हैं। अपने दूसरे कथन में वो स्पष्ट रूप से शिक्षकों को ये सलाह दे रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं आपका स्टूडेंट अपनी योग्यता के अनुसार विकसित हो, उसी के अनुसार आगे बढ़े, तो आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में जानना पड़ेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करते हुए स्किनर महोदय ने कुल 12 योगदानों का जिक्र किया है। तो देखते हैं हम लोग। पहला है कि जिन बालकों को कम दिखाई या सुनाई देता है उन्हें कक्षा में सबसे आगे बैठाया जाए। यानी वैसे स्टूडेंट जिनको कम दिखता हो या सुनने संबंधी समस्या हो, उनको आगे की पंक्ति में बैठाया जाए। दूसरा, निर्बल और कुपोषित बालकों के लिए विश्राम के घंटे निश्चित किए जाए।
प्रत्येक स्कूल में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको रेस्ट के लिए एक फिक्स टाइमिंग निकाल कर दिया जाए और उस दौरान उन्हें आराम करने का अवसर और आराम करने का जगह उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद वो कहते हैं कि प्रत्येक बालक की नियमित रूप से डॉक्टरी जांच की जाए। तो बहुत सारे स्कूल इसको फॉलो भी करते हैं, जहां पर ईएनटी स्पेशलिस्ट आते हैं, आँख की, दांतों की जांच करते हैं, कान की जांच करते हैं, क्योंकि ये सब हमारे जो इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन्स हैं, इसी से हम लोग किसी भी चीज से संबंधित ज्ञान को ग्रहण करते हैं। तो स्किनर महोदय इस बात पर अपनी सहमति जताते हैं कि लगातार स्टूडेंट्स को नियमित डॉक्टरों के संपर्क में लाया जाए, उनकी नियमित जांच कराई जाए। इसके बाद वो कहते हैं कि प्रत्येक विद्यालय में एक डॉक्टर नियुक्त किया जाए, यानी एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट अनिवार्य रूप से विद्यालयी प्रशासन का हिस्सा बने, यह सुझाव है स्किनर महोदय का। तो स्किनर महोदय ने इन सुझावों के परिप्रेक्ष्य में जो अपनी बात कही है, उन्होंने जितने तरह के सुझाव अपने प्रस्तुत किए हैं, इनकी व्यवहारिक उपयोगिता है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जांचने के लिए, उसको परखने के लिए और उसको इफेक्टिव रूप में लागू करने के लिए उन्होंने व्यवहारिक सिद्धांतों की व्याख्या की है अपने सिद्धांतों में। देखते हैं, इन्होंने आगे कहा है कि कक्षा में प्रतिभाशाली या मंद बुद्धि बालकों को निर्देशित करके उनका मार्गदर्शन करना। तो ये कह रहे हैं कि एक टीचर के नजर में लगातार मंदबुद्धि और प्रतिभाशाली दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखा जाना चाहिए और उनको निर्देश उसी के अनुसार दिया जाना चाहिए। दूसरा जो उन्होंने प्रमुख योगदान बताया है कि छोटी और प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक स्टूडेंट पर ध्यान देना चाहिए, यानी हर स्टूडेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन हो। तो आप देखेंगे कि प्री प्राइमरी सेक्शन जिस किसी भी स्कूल में है, वहां पर मदर टीचर का कंसेप्ट होता है, यानी सारे सब्जेक्ट वो एक ही टीचर वहां पर पढ़ाती हैं और इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि हर स्टूडेंट के साथ उनका संबंध मातृतुल्य हो, इसीलिए इसे मदर टीचर का नाम भी दिया गया है। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानने, समझने और एक एक स्टूडेंट को उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी विशिष्टता के अनुसार आगे बढ़ाने के रणनीति के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद स्किनर आगे कहते हैं कि भिन्न मानसिक आयु तथा स्तर के बालकों की अलग कक्षा का आयोजन करना, यानी आयु और लेवल, एज एंड लेवल, इन दो आधारों पर अलग अलग क्लासेस को ऑर्गेनाइज करना। अगर सेक्शंस का बंटवारा किया जाना है तो वहां पर भी इन चीजों का खास ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि सही दिशा की ओर स्टूडेंट्स का ग्रोथ हो सके। स्किनर आगे बताते हैं कि व्यक्तिगत भेद वाले छात्रों की शंका का समाधान करना तथा सीखने की क्रियाओं के अधिकतम अवसर प्रदान करना, इन चीजों की विशेष रूप से व्यवस्था होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट्स ज्यादा तेजी के साथ सीखते हैं, स्पीड में सीख रहे होते हैं, उनको कुछ और ज्यादा जटिल समस्याओं को उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि वो और ज्यादा उसमें ग्रोथ कर सके। वहीं पर उसी चैप्टर में हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जो बिलो एवरेज है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाना चाहिए। इसके आगे लिखते हैं स्किनर महोदय कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखते हुए कक्षा में शिक्षण का स्तर सामान्य बनाए रखना चाहिए, यानी आपको नॉर्मल टीचिंग प्रदान करनी है और नॉर्मल टीचिंग के साथ साथ आपको ध्यान रखना है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। हालांकि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जैसे ही आप ध्यान में रखते हैं वैसे ही आपकी टीचिंग नॉर्मल लेवल पे आती है। कारण है कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, वो इजिली इन चीजों को समझ जाते हैं। तो आप उन्हीं चीजों का सिलेक्शन करें जिसे एक बार अगर क्लास में बोला जा रहा हो तो स्टूडेंट्स अपनी अपनी योग्यता के अनुसार इसे ग्रहण करें और उसका लेवल ऐसा हो जो किसी के लिए बहुत ज्यादा टफ नहीं हो और किसी के लिए बहुत ज्यादा
इजी भी नहीं हो, बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे हो। इसके साथ साथ इसकी उपयोगिता है शिक्षा में कि छात्रों में रुचि और अभिरुचि उत्पन्न करना। अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखते हैं तो हर स्टूडेंट्स की रुचियों के बारे में आपको जानकारी हो जाती है और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। इससे प्रत्येक स्टूडेंट्स का एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेटिस्फाइड होता है, तो वो अपने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अपने चीज़ों को सीखते हैं और उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगली बात कहते हुए स्किनर महोदय ने कहा है कि छात्रों को स्वयं ही कार्य करने के साधन प्रदान करना। लर्निंग बाय डूइंग को इन्होंने भी अपनी मान्यता प्रदान की है। यह कह रहे हैं कि ऐसे अवसर प्रदान किए जाए जिससे स्टूडेंट्स खुद करके सीखें। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि प्रत्येक स्टूडेंट अपनी विशिष्ट योग्यता, अपनी विशिष्ट क्षमता के आधार पर स्वयं इन चीजों को करके सीखता है। किसी प्रोजेक्ट को अगर दिया जाए या कोई मॉडल बनाया जाए, कोई एक्सपेरिमेंट करने की बात हो, तो स्टूडेंट्स खुद करें और टीचर वहां पर एक गाइड का काम करे। इससे बहुत बड़ा फायदा होगा कि उनका इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो एरिया है वो सेटिस्फाइड होगा, उसी के अनुसार उनके बिहेव में चेंजिंग आएंगे। इसके बाद स्किनर महोदय ने कहा है कि मार्ग प्रदर्शन द्वारा छात्रों को शैक्षिक और व्यावसायिक दिशा बोध देना, यानी प्रत्येक स्टूडेंट्स को आप प्रॉपर गाइडिंग प्रदान करेंगे जिसके अनुसार वो अपने शैक्षिक और व्यावसायिक डायरेक्शन को पहचान सकते हैं। यही वजह है कि टीचर्स के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट टूल्स वोकेशनल इंटरेस्ट रिपोर्ट प्रयोग में लाया जाता है या फिर एजुकेशनल इंटरेस्ट रिपोर्ट। इन दोनों का फायदा ये होता है, ये दोनों प्रैक्टिकल हम लोग अपने कॉलेज में करवाएंगे। आप निश्चिंत रहें, जब लॉकडाउन के बाद कॉलेज खुलेगा तो इससे संबंधित प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे। तो इससे ये पता चलता है कि किस स्टूडेंट का व्यवसायिक रुझान किस क्षेत्र में है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसे प्रॉपर गाइडिंग प्रदान करते हैं जिससे वो अपने इंटरेस्ट एरिया के जो भी प्रोफेशन है उसको चुन सकते हैं या उसमें अपना करियर बनाएंगे। इसके साथ साथ स्किनर महोदय ने कहा है कि लड़के और लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था पृथक रूप में करनी चाहिए। अपने भारत में जो कि सामाजिक विविधताओं से भरा हुआ देश है, तो यहाँ पर गर्ल्स स्कूल बहुत सारे हैं। तो इस बात पर स्किनर महोदय ने भी ध्यान दिया है कि लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे स्वाभाविक रूप से उनका विकास हो सकेगा और लैंगिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित हमारा भारतीय समाज हो या विश्व के अन्य देशों में जहां ये भेदभाव देखा और महसूस किया जाता है, उन सभी क्षेत्र के स्टूडेंट्स को आसानी हो, वो सहज रूप में अपने शिक्षण को पूर्ण कर सकें। इसके बाद स्किनर महोदय कहते हैं गृह कार्य देते समय छात्रों की क्षमताओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो इससे संबंधित चीजों पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे उन्होंने कहा है कि विद्यालय तथा परिवार में पारस्परिक सहयोग बनाए रखना चाहिए, यानी स्कूल और स्टूडेंट्स इन दोनों के साथ टीचर का रिलेशन हमेशा बना रहना चाहिए। इससे सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ता है कि लगातार जुड़े रहने से शिक्षा उनके लिए एक ऐसा माहौल प्रदान करती है, उनको लगता है कि किसी ऐसे चीज में, किसी ऐसी व्यवस्था में हमें संलग्न किया गया है जो हमारे पारिवारिक माहौल के अनुकूल है। तो इस प्रकार की शिक्षा का व्यवस्था करना स्कूल के व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है, इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के ग्रोथ को भी सुनिश्चित करता है। पेरेंट्स के साथ या उन स्टूडेंट्स के फैमिली के साथ स्कूल का एक प्रॉपर कम्युनिकेशन बना रहना आपके लिए तमाम तरह के सूचनाओं का एक केंद्र बनता है, जिसे आप शैक्षिक स्तर पर अन्य लेवल पर जाकर प्रयोग कर सकते हैं। और अंत में स्किनर महोदय ने कहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना की जाए, मल्टीपर्पस स्कूल्स की स्थापना की जाए। स्किनर महोदय ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उनका स्ट्रांग बिलीफ है कि हर स्टूडेंट एक दूसरे से पर्याप्त मात्रा में अलग योग्यता रखता है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर गाइडेंस मिले, वो अपनी क्षमताओं को पूर्ण कर सकें,
जिन विशिष्टताओं को लेकर उन्होंने जन्म लिया है, उन विशिष्ट गुणों को सर्वोच्च स्तर तक वो ले जा सके। ऐसा करने के लिए आवश्यक है कि मल्टीपर्पस स्कूल्स खोले जाए, जहां पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग तरह के एक्टिविटीज में या अलग अलग प्रकार की शिक्षाओं में स्टूडेंट्स को संलग्न किया जाना चाहिए। तो स्किनर महोदय ने काफी रिलेवेंट एग्जाम्पल्स यूज किया है। अगर किसी भी स्कूल में एज ए टीचर आप लोग इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो व्यवसायिक रूप से आप तो सफल होंगे ही, साथ ही साथ आपकी इस कुशलता का लाभ आपके उस विद्यालय परिवार को भी मिलेगा। तो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना आपका दायित्व है। इसके लिए आपका बहुत बड़ा टूल्स बनेगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस की पहचान होना। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन हमने ये डिसाइड किया कि दोनों ही पक्षों को एक वीडियो में ही डालकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो अपने आगे के वीडियो में हम लोग लगातार इसके एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे, यानी शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या योगदान होता है, ये किस तरीके से काम करता है। आगे के अंक में भी इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। तो देखते रहिए, और अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य आप कर लें। अपने फ्रेंड्स के बीच में भी इसे लगातार सर्कुलेट करते रहें, ताकि लॉकडाउन की स्थिति में वो लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए अंक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।